बच्चों ध्यान दीजिएगा, चैप्टर सेकेंड है ना बच्चों, प्रकाश का क्या, कॉपी कलम निकाल लो, मुख्य बातों को नोट करना शुरू करना है ना। ये चैप्टर कितना है प्यारे बच्चों, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्श्विक विस्थापन। कौन सा बच्चों, पार्श्विक विस्थापन। ये क्या होता है पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना। ये सवाल पूछ दिया जाता है बच्चों, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या है या किसे कहते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, इसको कैसे समझेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या लेंगे, मोटे कांच की आयताकार सिल्ली लेंगे, मोटे कांच का आयताकार। ये कैसा फॉर्म में है बच्चों, आयताकार। ये कांच का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम एक अभिलंब खींच रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं, बोलो क्या नाम रख दें, ए बी सी और डी नाम रख दिए, ठीक है। अब सुनिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इस तरह से दो अभिलंब इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। अब प्रकाश की किरण प्यारे बच्चों वायु से आएगी, हाँ या ना बोलो, वायु से आएगी। इसको और थोड़ा सा ये कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं, हाँ ये वायु से आई, ठीक है। अब बच्चों क्या हो रहा है, ये वायु से आएगी तो मुड़ेगी अभिलंब की ओर, किसकी ओर मुड़ेगी, कांच में अभिलंब की ओर। हम लोग जानते हैं बच्चों कि वायु जब विरल से कहाँ जाता है, सघन में। अच्छा, यहाँ वायु है प्यारे बच्चों, वायु कैसा माध्यम होता है, विरल माध्यम। कैसा माध्यम, विरल माध्यम। जहाँ प्रकाश की चाल अधिक होगी वो क्या कहलाएगा, हाँ प्रकाशता, वह विरल माध्यम कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या है प्यारे बच्चों, कांच। क्या है, कांच की सिल्ली। कांच की क्या है प्यारे बच्चों, सिल्ली। इसको आयताकार सिल्ली भी कह सकते हैं कांच की, ठीक है। जब वायु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है प्यारे बच्चों, तो ये सीधा ना जाकर, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा क्योंकि ये सघन माध्यम है। ये कैसा माध्यम प्यारे बच्चों, सघन माध्यम। तो ये सघन माध्यम है ना। तो वायु जब प्रकाश की किरण वायु से चली तो सघन माध्यम में गई तो क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ गई। अभिलंब की ओर क्या हुआ बच्चों, मुड़ गई। ये वाला जो भाग कहलाता है प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाता है, आई। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, आ, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखेंगे बच्चों तो क्या हो रहा है, जैसे ही क्या हो रहा है, सघन से फिर कहाँ है बच्चों, ये भी कैसा माध्यम है, बोलो विरल माध्यम। फिर यह जो है बच्चों, ये किरण अब फिर वायु में आएगा। कहाँ आएगा बोलो, वायु में। कांच तक था, अब फिर कहाँ आएगा, वायु में। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अभिलंब से क्या होता है बच्चों, दूर हो जाता है। तो ये हम लोग ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये अभिलंब से हो गया क्या हमारा, दूर। क्या हो गया, दूर। अब देखो बच्चों, तो पार्श्विक विस्थापन कहाँ हुआ, तो ध्यान देंगे, इस तरह से अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, ऐसे अगर हम बढ़ा दे बच्चों, तो आप क्या देखोगे कि इन दोनों के बीच में एक गैप आया ना बच्चों। देखो इन दोनों के बीच में ये वाला जो किरण है, ये वाला जो किरण है, और इनको अगर हम आगे की ओर बढ़ा दे प्यारे बच्चों, तो इन दोनों के बीच में क्या आया, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो, इसको जो है आयताकार सिल्ली को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तब थोड़ा सा फील आएगा। हाँ चलो ठीक है, अब यहाँ कर लेते हैं सी, है ना। तो इनको जैसे ही हमने आगे बढ़ाया प्यारे बच्चों, और ये वाली जो किरण है, इन दोनों के बीच में बहुत ही छोटा सा गैप आता है, बहुत ही छोटा सा गैप आता है। इसी गैप को कहते हैं प्यारे बच्चों पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं बच्चों, पार्श्विक विस्थापन, इसी को कहा जाता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाली किरण कैसी किरण है, आपतित किरण। कैसी किरण, आपतित किरण। तो ए से लेकर कहाँ गया, यहाँ कर लो, पी कर लो, क्या पी से कहाँ गया है बोलो तो ओ तक, फिर ओ से कहाँ जाएगा, ओ डैश तक, ओ डैश से फिर कहाँ जाएगा बोलो पी तक, पी ओ डैश और क्यू तक।
गया बच्चों। देखो किरण कहाँ से आया, P से, P से कहाँ गया, O पे, फिर O से कहाँ गया, O डैश पर, फिर O डैश से कहाँ गया, Q पर। तो O से O डैश की जो अंदर वाली किरण है प्यारे बच्चों, ये जो कांच की सिल्ली है, इस कांच की सिल्ली की जो अंदर में किरण है, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे इसको, अपवर्तित किरण। अब ये जो कांच की आयताकार सिल्ली से किरण वापस बाहर निकल गई बच्चों, इसको कहा जाता है निर्गत किरण। कैसा किरण बोला जाए, निर्गत किरण। अब देखो बच्चों, हमने जो ये रेखा खींचा है, आगे बढ़ाया है, वो कौन सी किरण को आगे बढ़ाया, और यहाँ पर कौन सी किरण है, निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है प्यारे बच्चों, इसी दूरी को ही क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। सीधा सीधा जवाब होगा यही, पूछा जाएगा पार्श्विक विस्थापन क्या है, तब सवाल क्या, जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, कि ये जो आपतित किरण है और ये जो निर्गत किरण है, इनके बीच का जो ये दूरी है बच्चों, ये छोटी सी जो अल्पतम दूरी है, इसी को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। उतारो इसको, इस फिगर को उतारो, जल्दी उतारो। पार्श्विक सही लिखे है ना रे, देख लो तो कितना, ठीक ना। चलो, तो पार्श्विक विस्थापन क्या डील करेंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे बोला जाए, जब एक कांच की आयताकार सिल्ली में, बोल सकते हैं बच्चों, एक कांच की आयताकार सिल्ली ABCD में आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की अल्पतम दूरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जिसे T से दर्शाया जाता है, T से दर्शाया जाता है। फिगर को बना लेना बच्चों अच्छे तरीके से। यहाँ पर हो जाएगा I, यहाँ हो जाएगा हमारा R, इसको I डैश कर देना, इसको R डैश कर। चलिए किसी माध्यम को प्रकाशता विरल माध्यम कब कहेंगे बच्चों, जहां प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा, विरल माध्यम। जहां प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, वो क्या कहलाएगा, सघन माध्यम। इस लाइन को सीधा लेके आना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। PO को जो है एकदम सीधा लेके आएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये एकदम सीधा जाएगा, और ये वाला थोड़ा सा मुड़ेगा, ऐसे आया तो फिर ऐसे फैल जाएगा ये वाला। पिछले क्लास में प्यारे बच्चों बताए थे कि सघन से जब विरल जाए। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा अपवर्तनांक। अच्छा एक बात ध्यान देना इसी में, कि जब कोई कांच की आयताकार सिल्ली में प्यारे बच्चों लंबवत प्रकाश की किरण आपतित होगी, तो इसका अपवर्तन भी कैसा होगा प्यारे बच्चों, लंबवत ही होगा। जब ये लंबवत आएगी यानी 90 डिग्री में आएगी, तो इसका अपवर्तन भी कैसा होगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री में ही रहेगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों कोई भी आपतन कोण या अपवर्तन कोण नहीं बनेगा, ध्यान रखें, आपतन कोण या अपवर्तन कोण नहीं बनेगा, ठीक। चलिए अब आते हैं बच्चों अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक, देखो प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक एक अनुपात होता है, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि कोई प्रकाश की किरण किस माध्यम में कितना गुना चाल से
चल सकती है, इसी को निकालने का तरीका है अपवर्तनांक। सबसे पहला चीज तो ये लिख लो कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। सबसे पहला गप लिखो, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, कोई भी मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात यह प्यारे बच्चों, अर्थात यह मात्रक विहीन होते हैं। ये सवाल डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ये सवाल डायरेक्टली पूछा था कि बताओ हमें कि निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है। ऑप्शन ए में दे दिया मीटर पर सेकेंड, मीटर मात्रक विहीन, क्या होगा? तो अपवर्तनांक क्या है? मात्रक विहीन होता है। मात्रक में छूट गया ना, मात्रक विहीन होता है। तो अपवर्तनांक मतलब ये होता है बच्चों कि देखते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं। ध्यान से सुनना, चलिए ध्यान से सुनिएगा, कलम कॉपी को रोकिए, ध्यान दीजिएगा। पहले वायु, ध्यान दीजिएगा, वायु में अगर प्रकाश की चाल कहेंगे तो कितना? 3 लाख, यानी 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम लोग प्यारे बच्चों कहाँ कहें? जल में, तो जल में कितना? 2.25 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब यह हुआ कि हम ये कहेंगे कि जल का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है। तो हम लोग ये कहेंगे बच्चों कि जल का अगर अपवर्तनांक निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, वायु में देखेंगे कि उस प्रकाश की चाल कितनी है, बटे कर देंगे उस जल में प्रकाश की चाल कितनी है। इन्हीं दोनों का अनुपात ही बताएगा कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जल का जो अपवर्तनांक होगा वो अपवर्तनांक होता है, जल का, ध्यान से सुनना, जल का जो अपवर्तनांक होगा प्यारे बच्चों वो होगा 1 पॉइंट क्या बोला जाए 3 और 3। तो सर ये कैसे आ गया 1.33? ध्यान से सुनो, जब आप इन दोनों को भाग लगाओगे, इनको देखो, ये दोनों कटा आपस में, कटा कि नहीं कटा? पॉइंट उड़ेगा तो 3 के पास कई गो जीरो लगेगा? 2 गो, और नीचे लगा 200, कितना प्यारे बच्चों? 25। 25 से काट सकते हैं इसको, 25 9 में 225, और 25 से काट देंगे बच्चों इसको, तो 25 नहीं 225, कितना हो गया? 250। 25 नहीं तो 12 बार में कटेगा? नहीं कटेगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12, क्या प्यारे बच्चों 4/3 आ रहा है। जब इसको आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 1.3333 बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह से जल का जो अपवर्तनांक है बच्चों वो कितना होता है? 1.33। तो अपवर्तनांक क्या है बेसिकली बच्चों? अपवर्तनांक होता है कि कंपैरिजन करना। कंपैरिजन किस पर करना? कि देखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल से वो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना गुना तेज है। यानी 1.33 मतलब क्या हो गया? 1.33 का मतलब यह हुआ बच्चों कि यह इस माध्यम में जो जल की जो चाल होगी तो वो चाल हो जाएगी बच्चों 3 पे पावर 4 गुना प्रकाश की चाल की होगी। किसकी चाल की होगी? प्रकाश की चाल की होगी। आप बोलोगे सर यहाँ तो उल्टा लिख दिया आप। सही लिखे हैं बच्चों, ये हमने अपवर्तनांक को लिखा, यहाँ चाल बोल रहे हैं। अगर हम ये कहेंगे बच्चों, आपसे ये सवाल पूछा जाए डायरेक्टली कि हमें ये बताओ कि निम्नलिखित में जल में प्रकाश की चाल कितनी है। लिख दिया तुमको 1/2 गुनी, 2/3 गुनी, 4/5 गुनी या 3/4 गुनी। तो क्या मारेगा? 3/4 गुनी, यानी 3/4 गुना है वायु में प्रकाश की चाल का, इसके इतना गुना है। ठीक है, कैसे है सर? तो 3/4 प्यारे बच्चों वायु की प्रकाश की चाल कितनी है? 3। तो अब देखो 3 तिया कितना हो जा रहा है बच्चों? 9। अब इसको आप भाग लगाइएगा, निकल जाएगा। 4 दूना कितना हुआ? 8। 8वां पॉइंट लगाएं, फिर बोला जाए 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कटा, देखो 2.25 आया। समझ में आ रहा है कैसे करके इसको निकाला जाता है? तो अपवर्तनांक का मतलब होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में मतलब क्या रे? वायु, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है क्या? बोलो तो अपवर्तनांक।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले उसको लिखेंगे, बाद में इस सब चीज़ को डील करेंगे। चलिए लिखा जाए पहले अपवर्तनांक के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है सब चीज़ लिखेंगे यहाँ। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में एक अनुपात है, रुक जाओ ऐसे लिखो डायरेक्ट, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य मतलब कौन बच्चों, निर्वात या वायु, है ना, निर्वात या वायु कर दो, लगभग वायु के, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ठीक है, अपवर्तनांक को, ठीक है, अपवर्तनांक को n से या म्यू, प्यारे बच्चों म्यू, यू की तरह बनाना, ऐसे ही बनाना जैसे हम बना रहे हैं, इसको म्यू कहा जाता है, पढ़ा जाता है, से दर्शाया जाता है। ठीक है, म्यू से दर्शाया जाता है, n कहो या फिर इस तरह का अक्षर रहेगा प्यारे बच्चों म्यू। अभी आपके किताब में n लिखा रहता है, ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड क्लास में जाइएगा यानी 11th 12th में जाइएगा जब, तो वहाँ पर n नहीं लिख करके वो लिखेगा इस तरह का, तो ध्यान रखेंगे उसका मतलब भी अपवर्तनांक ही होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं। अब हम लोग एक कह दिए बच्चों कि जल में जल का अपवर्तनांक, एक उदाहरण ले लिए बच्चों, किसका बोलो तो, जल का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटे किसमें बोला जाए, जल में, हाँ जल में प्रकाश की चाल, है ना। चलिए ठीक, शून्य में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। देखो जल का अपवर्तनांक को तुम ऐसे लिख सकते हो म्यू जी, सॉरी म्यू डब्लू लिख देंगे, वाटर फॉर, डब्लू का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बोला जाए अंग्रेजी में कहते हैं क्या, वाटर, हिंदी में क्या कहते हैं, जल, उर्दू में क्या कहते हैं, पानी। हाँ हाँ चलो ठीक है, म्यू डब्लू बराबर शून्य में प्रकाश की चाल हो जाएगी प्यारे बच्चों सी, और जल में प्रकाश की चाल लिख देंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख देंगे हम लोग क्या, भी, तो भी किस में हो जाएगा, वाटर में, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, या नहीं तो इसको ऐसे लिख दो डायरेक्ट सी डब्ल्यू लिख दो, है ना, प्रकाश की चाल इन वाटर। तो एक निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, म्यू डब्ल्यू बराबर, बोलो शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में कितना होता है प्यारे बच्चों, 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो पहले बात मर गया, दोनों बच गया ये, यानी 300 कर देंगे और नीचे लगा देंगे 225, पॉइंट उड़ा देना यहाँ से। तो इसको जब आप भाग लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 25, कितना बार में आया था, 12 बार में ना, और ये कितना बार में आ गया बच्चों, 9 बार में, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 4 बटे कितना, 3, और इसी को दशमलव में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, 1.33। इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग ये कहें कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, कांच का अपवर्तनांक, तो इसी तरह से कांच का अपवर्तनांक बच्चों इसको कहा जाएगा म्यू जी। जी फॉर क्या होता है प्यारे बच्चों, ग्लास, जी फॉर ग्लास होता है। ठीक है, ग्लास मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कांच होता है। तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.5 होगा, कितना होगा, 1.5, डायरेक्ट लिख दिए बच्चों। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, ये भी खूब ज़्यादा पूछा जाता है सवाल कि बच्चों हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, तो म्यू डी लिख देंगे। डी फॉर क्या होता है प्यारे बच्चों, डायमंड, है ना, हीरे का क्या अंग्रेजी कहते हैं बच्चों, डायमंड कहते हैं।
देखा है कभी? जरूर देखा होगा, लेकिन वो कृत्रिम वाला, प्राकृतिक वाला नहीं। तो 2.42, ना तो इसमें कोई मीटर लगा है ना मीटर प्रति सेकंड लगा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? मात्रक विहीन कहा जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी एकदम नोट किया जाए, एकदम स्पीड में करिएगा। ठीक है, एक बात नीचे में लिख देना, जल में प्रकाश की चाल कितना गुनी करेंगे बच्चों? 3/4 गुनी निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब अगर कहेंगे प्यारे बच्चों वायु इसमें किसमें हो जाएगा? कांच में, कांच में प्रकाश की चाल बराबर, इसका निकाल लोगे 3 बटे नीचे में कितना हो जाएगा? 2 होगा ना, तो 2 बटे कितना गुनी? 3 गुनी, 3 गुनी निर्वात में प्रकाश की चाल। पूछा जाएगा कि क्या अपवर्तनांक जो है घनत्व पर डिपेंड करता है? तो बिल्कुल नहीं, अपवर्तनांक घनत्व पर डिपेंड नहीं करता है। लिखो, हीरे का अपवर्तनांक, हीरा या हीरे लिख दो, हीरे का अपवर्तनांक सबों से ज़्यादा होता है, सबों से ज़्यादा होता है। ठीक, कितना होता है अपवर्तनांक? ये जो सवाल खूब पूछा एग्जाम में, 2.42, सबको याद रख लेना एकदम। ठीक है, खूब पूछता है। देखो हेडिंग लगाया जाए बच्चों, लिखेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपेक्षिक अपवर्तनांक। चलिए इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। किन्हीं दो माध्यमों के, किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, सेम वही बात बच्चों, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है, लिख देंगे इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। अब ये नया गप आया प्यारे बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना? क्या एक नया गप आया ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलिए उदाहरण को लीजिए और इसको समझिए। चलो कलम और कॉपी को रोक दो प्यारे बच्चों, जो जहाँ है जैसे है वैसे रहने दो, समझो इसका। यहाँ सवाल देखो क्या बोला है, किन्हीं दो माध्यमों के, किन्हीं दो माध्यमों के, यानी देखो प्यारे बच्चों दो माध्यम ऐसे लिखेंगे, म्यू अपवर्तनांक हुआ, ये क्या कहलाएगा अपवर्तनांक, ये लिख देंगे 2 और ये लिख दिए 1, क्या कहलाएगा बच्चों
अरे बोलो ना, 2 और 1 क्या हुआ? 21। वाह, बहुत अच्छा। पता है इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको पढ़ने का क्या तरीका है? म्यू 21 नहीं पढ़ सकते हम, तो इसको पढ़ने का तरीका है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, क्या पढ़े बोलो तो? माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, ये पढ़ा जाता है प्यारे बच्चों। यानी कि मतलब ध्यान दीजिएगा, हमने लिया यहाँ पर वायु और यहाँ आ गया कांच। क्या आया? वायु और कांच। क्या आ गया? वायु और कांच। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वायु हो गया तो इसको कहेंगे क्या? μ1। और ये क्या हो गया? कांच, इसको क्या कहेंगे? μ2। तो अब ये कहेंगे बच्चों आपेक्षिक, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। अगर हम लोग μ21 लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, हाँ या ना? ये कहा जाता है प्यारे बच्चों। और अगर μ12 लिखे तो अब बोलो पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, क्या पढ़े बोलो तो? फिर से बोलो तो एक बार। अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, और यहां बोला जाए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। यानी यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे? μ2 को ऊपर लिखेंगे और μ1 को कहाँ लिखेंगे? नीचे। और इसी तरह से बच्चों μ12 लेंगे तो μ1 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और नीचे किसको लिखेंगे प्यारे बच्चों? μ2 को। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है बताओ? यहाँ सर μ2 है और यहाँ पर ऊपर में कौन है? μ1। यहाँ नीचे में कौन है? μ1। यहाँ नीचे में कौन है? μ2। तो डिफरेंस तो है ना। ये वाला देखो 2 1 लिखा हुआ और यहाँ क्या लिखा हुआ? 1 2। तो 2 1 को क्या पढ़ेंगे बोलो? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। भूल जाएगा, लिख देते हैं उसको। क्या? तो μ21 का मतलब लिखेगा नहीं अभी कोई, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अभी, शुरू हुआ है ये। दूसरे माध्यम, अभी लिखना नहीं है बच्चों। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसका बोलो? पहले के सापेक्ष। ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। और μ12 का मतलब क्या? पहले, हाँ, माध्यम का क्या बोला जाए? अपवर्तनांक किसका बोला जाए? दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष। क्लियर हो गया बात? अब सुनिएगा, यहाँ छोड़ेंगे नहीं हम, देखो यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर जो है μ21 लिख दिए और μ2 बराबर, ध्यान दीजिएगा, हमने अभी लिखा बच्चों कि ग्लास के लिए या कांच के लिए, ऊपर में हमने लिखा C और नीचे में लिख दिया CW, हाँ या ना बोलोगे? ओह सॉरी, W का है जी, है ना। देखो यहाँ ध्यान देना, C बाई क्या लिखा? CG। म्यू बराबर क्या लिखा बच्चों? C/CG। G मतलब क्या? ग्लास के लिए। इसी तरह से प्यारे बच्चों वाटर के लिए बोलो तो क्या लिखेंगे? CW। तो यहाँ जैसे μ2 लिखा हुआ है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? C/C2, हाँ या ना, लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से बच्चों μ1 को क्या लिख सकते हैं? C/C1। अब इसको बताओ बच्चों, क्या हम लोग μ2/μ1 में तोड़ लिए इसको और लिख दिए इसको? देखो यहाँ पे C/C2 और गुना बोला जाए बच्चों, ऊपर में क्या होगा? C1/C2, कुछ सॉरी C1/C, कुछ मरेगा क्या? C से C मर गया, तो क्या बचा बच्चों? μ2/μ1 बराबर क्या बचा? C1/C2। अब बात क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका मतलब देखो क्या हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? यही है पूरा आपेक्षिक अपवर्तनांक, यहाँ तक लिखना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अपवर्तनांक जो है उस माध्यम में प्रकाश की चाल का व्युत्क्रमानुपाती होती है।
उल्टा, इनवर्स, उल्टा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, अगर प्रकाश की चाल अधिक होगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। समझ गए? इसका यही मतलब होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। कैसे साबित हुआ, तो इस तरह से साबित हुआ। तो चलो कैसे सर, कैसे पता चला, ईयर में आओ, बोलो ईयर का अपवर्तनांक कितना, 1। उसके बाद बोलो वाटर का आओ, बोल वाटर का अपवर्तनांक कितना, 1.33। उसके बाद बोलो ग्लास, कांच का, वो अपवर्तनांक बोला जाए, किसका मान अधिक, किसका मान अधिक, अरे बोलो जोर से बोलो, बैल है क्या रे, वाटर है, वाटर 1.33 है, बट वहाँ कितना है, 1.5 है, तो किस्म का अधिक, अरे ग्लास का अधिक हुआ ना जी। तो ग्लास का अधिक हुआ तो क्या इसका अपवर्तनांक अधिक है, तो क्या इसमें प्रकाश का चाल अधिक है क्या, इसमें अधिक है क्या, कम है। इसमें कितना है, जल्दी से बोलो, ग्लास में, ग्लास में कितना है बोलो, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलो इसको 2 गुना कर लेते हैं, 10 टू द पावर कितना बोलो, 8 मीटर प्रति सेकेंड। वाटर में बोला जाए 2.25 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका बोला जाए 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर। तो इसमें देखो, तो आप देखो, यहाँ देखो, एयर में चाल कितना, 3 गुना 10 पे पावर 8, चलो 10 पे पावर 8 पटाओ। एयर में कितना, 3, वाटर में कितना, 2.25, ग्लास में कितना। अब बताओ, चाल अधिक है लेकिन अपवर्तनांक क्या है, कम। चाल देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर चाल कम हुआ लेकिन अपवर्तनांक क्या हो गया, अधिक। फिर यहाँ देखो चाल कम है और अपवर्तनांक क्या हो गया, अधिक। तो इसका मतलब यही है प्यारे बच्चों, यही है। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो म्यू लिखेंगे वो इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/c का होगा। इसको भी नोट डाउन एकदम आराम से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। सवाल एग्जाम में कहीं दे देगा तब दिमाग कंफ्यूज कर जाएगा, देगा ऑप्शन में कभी म्यू प्रोपोर्शनल सी, म्यू बराबर सी लिख देगा, म्यू अनुपात इनवर्स हो जाएगा इस तरह से 1 क्या सी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा नंबर। अपवर्तनांक हमेशा चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब चाल अधिक तो अपवर्तनांक कम, चाल कम तो अपवर्तनांक अधिक। समझ में ना, इस चीज को भी नोट डाउन कर लेना है। ये हमारा अपेक्षिक अपवर्तनांक भी बच्चों खत्म हो गया। बताया जाए ये बगल वाला तुम ही लोग को बनाना है, ये बगल वाला बना लेगा ना इसको। अरे ईट वाला ये जैसे ये बना बनाए, इधर इसको बनाओ, बनाओ जल्दी उतारो एकदम फटाफट। जल्दी उतारना है बच्चों एकदम। अच्छा वो तो ज़रूरी नहीं है ना, ये वाला हिस्सा ज़रूरी नहीं है, इसको मिटा देते हैं क्या, ये वाला हिस्सा ज़रूरी नहीं है क्योंकि पहले ही कई बार चर्चा होगी, चर्चा होते रहेगा, टेंशन नहीं लो। अरे विज्ञान हमसे पढ़ रहे हो तो कुछ तो मज़ा आना चाहिए ना अलग जी, कुछ तो हटके होना चाहिए। लिखेंगे, इससे लिखेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक से ही साबित होता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक से साबित होता है, साबित होता है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक, प्यारे बच्चों क्या, अपवर्तनांक अधिक होता है, या ऐसे लिख सकते हैं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल
अधिक होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है। ठीक, और बाकी तो इसका अपोजिट तो लिख सकता है। यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक से ही साबित होगा बच्चों। बिठा दें। अच्छा, सी का मतलब क्या है? सी मतलब क्या? प्रकाश की चाल। अच्छा, बोला जाए दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाला चीज कौन होगा? यही वायु। वायु कहाँ से गिरे? प्रकाश। दुनिया में इससे ज़्यादा तेज कुछ भी नहीं चल सकता, ना ही हम लोग चला भी सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं चल सकता है बच्चों। प्रकाश आखिरी चाल है। इससे ज़्यादा प्रकाश की चाल कितना? इतना से ज़्यादा किसी भी चीज़ की चाल पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ठीक है, ये है प्रकाश की चाल। इससे अधिक किसी की हो ही नहीं सकती। चलिए ध्यान। हो गया? हेडिंग दिया जाए। ये खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम मोस्टली MVVI सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है प्यारे बच्चों? पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित न रे क्या को तो हो गया रे, अपवर्तित। ठीक है, अपवर्तित किरण तीनों माध्यम को अलग करने वाली समतल सतह पर होते हैं, अलग करने वाली तल पर होते हैं। चलिए छोटा हो जाएगा, तल पर होते हैं। दूसरा, किसी विशेष माध्यम, किसी ऐसे लिखो, किसी माध्यम तथा किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया साइन या किसी विशेष, या करो तो किसी विशेष कहाँ चला गया रे? किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। प्यारे बच्चों, आपके किताबों में लिखा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम
क्योंकि ये नियम जो है पहले वाले में दे दिया गया है प्रकाश के परावर्तन में, इसको कहा गया स्नेल्स का नियम। तो जैसा लिखा वैसा लिख देते हैं। ये लिख सकते हैं बच्चों कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल्स का नियम कहते हैं। अगर तुमसे अलग से स्नेल का नियम क्या है पूछ दिया जाए तो क्या लिखोगे? स्नेल का नियम तो इसमें लिख देना कि किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक है। ठीक है, अब इसको तुमको क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। चलो इतना तो पहले गप लिख लो तुम लोग, उसके बाद फिर आगे दर्शाते हैं। कहाँ पर नहीं समझ में आया पहले ही बताओ, यहाँ ध्यान देना। ये वाला तो क्लियर है, देखो सब बात क्लियर हो जाएगा एक फिगर से। सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। यहाँ पर जो है आपतित किरण, यानी ये जो हमने दो माध्यम को अलग करने के लिए एक लाइन खींच दिया, लो ये है नीचे में जल और ऊपर क्या है बच्चों, वायु। जल और क्या है, वायु। ऊपर में क्या है, वायु, नीचे क्या है, जल। इसको अलग करने वाला ये तल है ना दोनों, इसका नाम क्या रख दिए, PQ। अब प्रकाश की किरण आया कि नहीं आया, ये अभिलंब हुआ कि नहीं हुआ, क्या अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, मुड़ जाएगा। तो हमें बताइए ये कहलाया आपतित किरण, यहाँ वाला इसको छोड़ो, ये वाला कहलाया क्या, आपतित किरण। ये क्या कहलाया, अपवर्तित किरण। और ये क्या कहलाया, आपतन बिंदु। तो देखो हम पहला नियम में यही चर्चा किए हैं, बोलो क्या है, आपतित किरण और क्या है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा क्या, अपवर्तित किरण, है ना। उसके बाद पढ़ो, अरे दोनों माध्यम को अलग करने वाले ना, अपवर्तित किरण तथा तीनों, अच्छा रुक जाओ, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीनों सेंटेंस का नहीं मिल रहा है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, तीनों माध्यम को अलग करने वाली तल पर होते हैं। बहुत सुंदर, ठीक है, तीनों ठीक था। तीनों ध्यान दोगे, ये हुआ आपतित किरण, ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, अपवर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तीनों का तीनों माध्यम को अलग करने वाले तल पर होते हैं। पहला वाला खत्म, दूसरा वाला आओगे, ध्यान दोगे। यहाँ वाला कोना कौन सा बनेगा, आई। यहाँ वाला कोना कौन सा बनेगा, आर। तो बोला गया आई की जया, यानी आपतन कोण की जया को कहते हैं प्यारे बच्चों साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया मतलब क्या प्यारे बच्चों, साइन आर। तो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वह एक क्या होता है प्यारे बच्चों, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। सुनिएगा ध्यान से, एग्जाम में सवाल क्या रहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो देखो उसका जवाब हमने यहाँ लिखा, क्या लिखा बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यानी पूरा का पूरा अपवर्तन जो है बच्चों स्नेल ने ही प्रदर्शित किया। इनके अनुसार से सवाल डायरेक्ट ये भी पूछता है स्नेल का नियम क्या है।
तो क्या बोलेंगे बच्चों, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्लियर है बच्चों। अब इसको यहीं पर खत्म नहीं करेंगे, इसको आगे दर्शाएंगे, तब नंबर मिलेगा हम लोगों को। देखो कैसे दर्शाएंगे, दोनों माध्यम को अलग करेगा। नीचे वाला क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दो, हला नहीं करो, ध्यान दो, ठीक। ये आया किरण, इसको क्या कहेंगे बोला जाए, आपतित किरण। अविलंब की ओर मुड़ा तो क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। और यहाँ पे बनाया गया क्या बोलो, आपतन कोण। और यहाँ पर क्या बनाया गया, अपवर्तन कोण। ये कहलाया माध्यम 1 निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना। ये कहलाया माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। हो गया μ1 और क्या हो गया यहाँ बच्चों, μ2। क्लियर बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा इसके नियम से। यदि बोलो क्या, यदि आपतन कोण आई हो, आपतन कोण क्या हो प्यारे बच्चों, आई हो, और अपवर्तन कोण, और क्या बोला जाए, हाँ अपवर्तन कोण आर हो, तो नियम से, तो लिख दे सकते बच्चों, तो नियम से। तो क्या नियम कहता है कि साइन आई, बोलो प्यारे बच्चों, साइन आई बटे क्या, साइन आर बराबर ये क्या होगा, क्या होगा, तो नियतांक म्यू से बढ़ के कोई है क्या, नहीं है। तो इसको प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, साइन आई बटे बोलो क्या लिखेंगे, साइन आर। तो यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों μ2 बाई क्या, μ1, बोलो μ2 बाई क्या, μ1। तो इसको अब अगर क्रॉस गुना करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। यही है स्नेल का नियम प्यारे बच्चों। बस इतना तो कर देना है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। जय नंबर का पूछ दे अक्सर।